माता पिता का इकलौता सहारा था, लेकिन 23 दिसंबर 2011 को ये सहारा इस परिवार से हमेशा हमेशा के लिए छिन गया। मामला एक बार फिर रोड रेज का था। एक जरा सी टक्कर पर गुस्से का ऐसा कहर बरसा कि वो आकाश की मौत के साथ ही शांत हुआ। जवान बेटे की मौत की खबर इस घर पर बिजली की तरह गिरी। पिता पूरी तरह टूट गए तो मां ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। लेकिन आज वो खुद इस मंच तक चलकर आई हैं, क्योंकि वो दुनिया को अपने बेटे की मौत की दास्तां सुनाना चाहती हैं और ये बताना चाहती हैं कि गुस्सा कैसे किसी की जिंदगी उजाड़ सकता है। महेंद्र जी, क्या हुआ था आकाश के साथ? बस मार्केट से पेपर खरीदने गया था। पेपर लेके जब निकला था शॉप से तो आगे टी पॉइंट पड़ता है। उस टी पॉइंट से मेरा बेटा ऐसे मुड़ने लगा तो सामने थे बाइक वाले, काफी तेजी से आ रहे थे। दोनों बाप बेटे थे वो, और हल्का सा टच हुआ था, मामूली सा, जो पता भी नहीं लग रहा था कि उनकी बाइक में खरोच भी आई हो। बस इतनी सी बात पे उन लोगों ने जो है बाप बेटों ने मिलकर मेरे बच्चे की हत्या कर दी, जान से मार डाला और वहीं छोड़ के वहां से भाग गए। वो तो कुछ एमसीडी वालों ने उनकी बाइक जो है अपने कब्जे में कर ली थी। और जस्ट मैं थोड़ा सा ही एक गली छोड़ के दूसरी गली में मैं काम करता हूँ। जिस दुकान से मेरे बेटे ने पेपर खरीदा था उसका आदमी मेरे पास आया, मेरे को कहता भाई साहब चलो मेरे साथ। मैंने कहा क्यों भाई, कहाँ ले जा रहे हो? कहता है वो आकाश का जो है एक्सीडेंट हो गया। मैं जो हाथ पैर मेरे वहीं सुन्न पड़ गए। मैं जब गया तो अपने बेटे को उठा के हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जो है डॉक्टर लोग बोले हम देख रहे हैं अभी कोमा में गया हुआ है। 2-3 घंटे तक मुझे ऐसे ही इधर उधर हिलाते रहे। बाद में जो है कहते वो आपका बेटा दुनिया में नहीं है। पता नहीं, मैं तो ये कहता हूँ आज के समाज में कम से कम एक पिता उसके साथ था, वो तो समझा सकता था अपने बच्चे को। अगर बच्चा उसका गुस्से में तो खुद तो समझा सकता था, लेकिन बाप भी इस कलयुग में राक्षस बन गया। उसने कह दिया कि मार बेटा मार, मैं बैठा हूं, मैं देख लूंगा। बेटे ने भी मारा और बाप ने भी मारा। क्या कैसे लोग हैं? इनके गुस्से ने हमारा पूरा परिवार तहस नहस कर दिया। हमारा एक वही इकलौता बेटा जो था, कमाने वाला वही था। हमने उसके लिए ये मशीन लगाई कि प्रिंटिंग का अपना काम करेगा, आगे बढ़ेगा। कुछ करने से पहले ही दुनिया उजाड़ दी। अब हम करें भी तो क्या करें? बेटा तो मेरा वापस नहीं आना। केस लड़ने में बहुत मुश्किलें आई हैं आपको? हाँ, मेरे पास पैसा ही नहीं था केस लड़ने को। मैं कैसे लड़ता? एक बार बुलाया कमरा नंबर 304, दूसरी बार बुलाया कमरा नंबर 202, तीसरी बार बुलाया ही नहीं आज तक। वो मशीन बेच के तब मैंने वकील किया। जिन्होंने मारा उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी? बेटा तो उसका बंद है, बाप जो है वो बीमारी का बहाना करके आजाद घूम रहा है। वो हर 15 दिन 20 दिन बाद मेरे घर के आगे 4 आदमी ले आता है। कहता जी 3 लाख ले लो, 4 लाख ले लो। केस खत्म करो। मैं कहा भैया हमें नहीं चाहिए पैसा वैसा, तू मेरे से ले ले, हमारा बच्चा दे दे या अपना मरवा दे। ये तो जिसका जाता उसको पता लगता है ना। एक तो बच्चा मार दिया, ऊपर से आके कहते हो कि 3 लाख ले ले, 4 लाख ले ले। क्या है सब ये?
समझा भी तो सकते हो, एक बच्चा दो था, थप्पड़ उसको मार दो। समझाया जा है ना? सकता था। ये तो नहीं है कि तुम जान से ही खत्म कर दो किसी बच्चे को। सबसे बड़ी बात है कि उसका पिता उसके साथ में है, समझाना तो दूर और बढ़ावा दे रहा, मार। तो 4-5 लड़के थे, 4-5 लड़कों ने मुझे मारा। मारने के बाद फाइनली उसने मेरे लेफ्ट साइड पे चाकू मार दिया। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। कुछ ना दवा ने काम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें। कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस आखिर काम तमाम किया, आखिर काम तमाम किया।
क्या आपने कभी मौत को करीब से देखा है? शायद आने वाला पल मेरी जिंदगी का आखिरी क्षण हो, कभी इस एहसास को महसूस किया है? ज्यादातर लोगों का जवाब ना में होगा, लेकिन अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने असल जिंदगी में इस डर का सामना किया है, जिन्होंने मौत के अंधेरे को इतने नजदीक से देखा है कि इनकी कहानी सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो गए। जी हां, 27 अक्टूबर 2011 को वरुण ओबेरॉय के साथ रोड रेज का एक ऐसा वाकया हुआ जिसे भुला पाना उनके लिए नामुमकिन सा है। वरुण, क्या हुआ था आपके साथ? मैं, मेरी वाइफ, वी वर एक्चुअली गोइंग बैक टू होम आफ्टर डिनर। तो अचानक हम लोग C2B की रेड लाइट पे खड़े थे। हम लोग रेड लाइट पे वेट ही कर रहे थे कि अचानक एक बाइक से एक लड़का यू टर्न ले रहा था, उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गया। सो आई केम आउट ऑफ द कार, मैं कार से बाहर आया और मैंने सोचा उसकी मदद करूँ, उसको कुछ उठाऊं। मैंने जैसे उसकी मदद की, उसको उठाया, मैंने उससे पूछा लगी तो नहीं? कहने लगा भैया नहीं, मुझे नहीं लगी, चोट नहीं लगी। तो इतनी देर में सामने 3-4 लड़के खड़े ड्रिंक कर रहे थे। वो लोग बीच में आए और साथ आके बदतमीजी करने लगे। क्योंकि वाइफ साथ थी, माय ब्रदर इन लॉ वाज विद मी, तो मैंने सोचा कि आई ट्राई अवॉइडेड देम, दे वर बैडली ड्रंक। जैसे ही मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को कहा कि गाड़ी आगे लेके चलो, लेट्स, इनसे ज्यादा बात नहीं करते, इतनी देर में उन्होंने बाइक गाड़ी के आगे घेर दी। अब हम लोग रेड लाइट पे, पीछे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी, आगे जाने का भी रास्ता था, पीछे भी कोई रास्ता नहीं था। देन जैसे ही मैं गाड़ी में वापस बैठने लगा तो सडनली एक लड़का उनमें से चाकू निकाल के ले आया। उसने मेरे पे वार करने की कोशिश की, मैंने अपने आप को बचाया। दोबारा उसने मारा, मैंने हाथ से चाकू पकड़ लिया, तो ये तीनों फिंगर्स उसने चाकू वापस खींच लिया था। फिर उसके बाद वो 4-5 लड़के थे, 4-5 लड़कों ने मुझे मारा। मारने के बाद फाइनली उसने मेरे लेफ्ट साइड पे चाकू मार दिया। सो जब चाकू, काफी जनता थी वहां पे, किसी ने कोई भी आगे नहीं आया। फाइनली जब चाकू लग गया तो तब लोगों ने रियलाइज किया कि कुछ हुआ है। फिर एक कोई था वहां पे जो मेरे को हॉस्पिटल लेके गया। एंड देन उसके बाद 20-25 दिन मैं हॉस्पिटलाइज था एंड आई गॉट स्टिचेस हियर, 60 स्टिचेस लगे हैं मुझे यहाँ पे, क्योंकि चाकू लगने के बाद ये इंटेस्टाइन डैमेज हो गई थी एंड दे हैड टू ओपन अप द एंटायर स्टमक, पूरा स्टमक उन्हें खोल के दोबारा जोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से यहाँ सारे स्टिचेस लगे हुए हैं। सो उसके बाद that's it. I was there in hospital for 15-20 days. आपको लगा कि आप नहीं बच पाएंगे? एक पल लगा था, बट somehow अगर आप में विल हो तो आप किसी भी इंसिडेंट से बाहर निकल सकते हैं। तो बट ठीक है, somehow I managed and came out of that. बट कितना बेवजह का झगड़ा है, और ऐसे झगड़ों के बारे में हम आए दिन सुनते रहते हैं, खासकर दिल्ली की सड़कों पर तो बहुत ही ज्यादा आम है। दिल्ली की सड़कों पे काफी ज्यादा। इसका एक रीजन ये भी आप ले सकते हैं कि यहाँ खुलेआम कोई भी खड़े होकर ड्रिंक कर सकता है, कहीं भी रोक टोक नहीं है, पुलिस भी बिल्कुल नहीं रोकती। जैसे कि केस होने के बाद भी जब मैंने SHO से बात की, आई इवन स्पोक टू दी ACP मिस्टर रंगानाथन, तो मैंने उन्हें बोला भी जिस रेस्टोरेंट पे वो सामने खड़े होकर ड्रिंक कर रहे थे, आप उसके खिलाफ क्यों नहीं कुछ एक्शन लेते पब्लिक में? तो मेरे को जवाब दिया जाता है नहीं यार, वो तो बहुत अच्छा इंसान है, हर बारी थाने आता है मिलने हमें। तो इससे आप क्या लिंक कर सकते हैं? और उनके गुस्से का या उनके हमले की क्या वजह थी, वो आप समझ ही नहीं कोई वजह नहीं थी, सिर्फ यही वजह थी कि वो बहुत ज्यादा उन्होंने पी रखी थी। वो पी रहे थे, उनके हाथ में गिलास तब भी थे। जिस लड़के ने चाकू मारा है, बाद में मुझे पता चला उसके खिलाफ छोटे मोटे केसेस और भी हैं। वो पहले भी पेट्रोल पंप लूट चुका है, छोटे मोटे केसेस करता रहता है। हुआ यही कि उसमें यही था कि मैं कुछ बड़ा करूं, ताव में आया और उसने एकदम चाकू निकाल के, और चाकू भी कोई छोटा मोटा चाकू नहीं था, बिल्कुल प्रोफेशनल जो नाइफ होता है उससे उसने वार किया था। आपकी फैमिली के लिए उस वक्त बहुत मुश्किल है। उस टाइम मेरी वाइफ थी मेरे साथ, मेरा ब्रदर इन लॉ था, सिस्टर इन लॉ वाज देयर। काफी मुश्किल था, बट सबने काफी हिम्मत दिखाई और टाइमली। मैं आज भी शुक्रगुजार हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन मुझे हॉस्पिटल लेके गया था, बट मुझे आई स्टिल रिमेम्बर उसकी व्हाइट करोला थी, व्हाइट सीट कवर थे। जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंचा सारी सीट खून से भर चुकी थी, बिकॉज दीज फिंगर्स वर ब्लीडिंग वेरी बैडली। एंड फिर भी आई स्टिल डोंट नो कि कौन मुझे हॉस्पिटल लेके गया था। फाइनली फिर वाइफ वगैरह वहां आई, मेरे पेरेंट्स आए, सबने मदद की काफी। आई केम आउट। क्या आपके मन में भी डर आ गया है? अब सड़क पर जाते हैं तो बिल्कुल आ गया। काफी दिन तक मेरे को ये लगता था, रोड पे अभी भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो मन में एक डिलेमा सा रहता है कि उतर के मदद की जाए ना की जाए। सो अब डर लगता है थोड़ा सा कि अब फिर वही है कि जैसे मेरे को लगता है कि मेरी किसी ने मदद नहीं की, अगर मैं अपने सामने किसी को ऐसा होता देख रहा हूँ तो मैं भी उसकी मदद नहीं करूंगा तो क्या फर्क रहेगा।
इसके ऊपर भी घर में काफी चर्चा होती है कि केस लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, बिकॉज आज के टाइम में डर भी लगता है और टाइम भी इतना नहीं है कि यूजुअली आप आओ बार बार डेट्स अटेंड करने जाओ। बट समहाउ आई फेल्ट कि अगर कोई भी उसको लेसन नहीं मिलेगा तो कल को फिर भी वो दोबारा इंसिडेंट किसी के साथ भी कर सकता है। आज हम चाहते हैं कि आप एक मैसेज टू ऑल द यंगस्टर्स एंड द व्यूअर्स, बिकॉज आपने उस रेज को, उस केयरलेसनेस को, सड़क पर हो रही गुंडागर्दी को अपने सामने महसूस किया है, तो आपका क्या मैसेज है सर? मैसेज यही है कि जब भी हम रोड पे निकलते हैं हमें वी हैव टू बी केयरफुल। अननेसेसरी किसी के साथ लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। आपको नहीं पता सामने वाले के इंसान के मन में क्या चल रहा है, वो किस दौर से गुजर रहा है। किसी की फ्रस्ट्रेशन कहीं पे भी निकल सकती है, जो मेरे साथ हुआ। सो आज के बाद आप ऐसा कुछ देखते हैं तो कोशिश कीजिए किसी की मदद कीजिए, बिकॉज मुझे उस दिन बहुत हेल्पलेस सा लगा। पीछे 50 गाड़ियां खड़ी हैं लेकिन कोई भी निकल के नहीं आया। अगर कोई आता मेरी मदद करने तो शायद वो चाकू ना मार पाते। मैं अकेला था, मेरे कजन जो मेरे साथ थे वो छोटे थे। अगर कोई और 3-4 मेरी तरफ से भी लोग होते तो शायद वो चाकू बिल्कुल ना मार पाते। सो अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं तो किसी की हेल्प भी जरूर कीजिए और यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। वरुण की किस्मत थी कि वो बच गए। हालांकि जिस दर्द और खौफ से वो गुजरे हैं वो उनके और उनके परिवार के लिए कयामत से कम नहीं था। पर ऐसे कई लोग हैं जो किसी और के गुस्से की कीमत अपनी जान गंवा कर अदा करते हैं। सवाल एक बार फिर वही है, क्या वाकई जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है? माँ बाप यदि खुद गुस्सा करते हैं बहुत अधिक, सड़क के ऊपर खुद गाली गलौज करते हैं, खुद हाथ में मोबाइल लेकर दूसरे हाथ में स्टीयरिंग से गाड़ी चला रहे होते हैं, सामने वाले को इंसान नहीं समझते हैं, तो बच्चा पीछे बैठा क्या सीखेगा? देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। हर सुबह ETV उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करेश, हौसला। पुरउम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी, हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही, हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर, रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज, रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए। इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाकयात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाकयात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे ETV उर्दू पर। बाहर बेस परे जामो यार गुजरे हैं, बाहर बेस परे जामो यार गुजरे हैं। नसीम तीर सी छाती के पार गुजरे
नसीम तीर सी छाती के पार गुजरे हैं। रोड रेज समाज की एक ऐसी बीमारी है जिसका शिकार हम में से कोई भी कभी भी हो सकता है, कभी भी कहीं भी। या तो हम गुस्से में किसी का कत्ल कर सकते हैं या किसी के गुस्से का शिकार हो सकते हैं। और सड़क पर एक पल के गुस्से में हत्यारे बनने वाले कोई पेशेवर अपराधी नहीं होते, हमारे आपके जैसे ही आम इंसान होते हैं। और इसकी वजह होती है सिर्फ और सिर्फ गुस्सा। तो आखिर इसका समाधान क्या है? कैसे हम खुद को एक अपराधी बनने से बचा सकते हैं? जानेंगे मनोचिकित्सक डॉक्टर समीर मल्होत्रा से। डॉक्टर, आप लोग तो डेटा में ज्यादा रिसर्च करते रहते हैं, हाल के कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। हम लोग तो न्यूज में काम करते हैं तो लगभग मैं कहूंगी शायद हर दूसरे दिन एक खबर हम देखते हैं कि रोड रेज में हत्या हो गई या कोई घायल हो गया, ये हो गया। इतना तेजी से बढ़ना, तो उस रोड रेज का डायरेक्ट कनेक्शन और खासकर दिल्ली में स्ट्रेस से है, जो लोगों ने अपनी जिंदगी में तनाव पाल लिया है। इक्वेशन बनती है अलग अलग फैक्टर्स की। इसमें एक फैक्टर तो तनाव जरूर है, बढ़ता तनाव। मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर भागदौड़ की फास्ट पेस लाइफ है आज, उसके अंदर हर चीज बहुत जल्दी आदमी पा लेना चाहता है और रास्ते में यदि कोई भी रुकावट आती है तो उसे खत्म कर देना चाहता है, उसे एक अपना दुश्मन के माफिक देखता है इंसान। तो एक तो ये कारण बनता है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रवृत्ति बन रही है कि मैं की जो परिभाषा है वो केवल अपने तक सीमित हो गई है। और शायद जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी तक सीमित है। तो मैं, मेरी गाड़ी, मेरी सड़क, उस पर कोई और अपनी गाड़ी अपने तरीके से नहीं चला सकता है। तो ये जो एक प्रवृत्ति है वो खतरनाक प्रवृत्ति है। और तीसरा, मुझे लगता है जो डाइवर्सिटी है ट्रैफिक की और जो नियम लोग नहीं फॉलो करते हैं, कई बार ऑपोजिट डायरेक्शन से व्हीकल्स आ रहे होते हैं। रोड रेज को अगर आप ध्यान से देखें तो एक तो एक्शन है और दूसरा रिएक्शन है। एक्शन तो वो लोग कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव टेम्परामेंट रखते हैं, उनके अंदर उस तरह के ट्रेट्स हैं, या फिर नशे के अंदर चला रहे हैं गाड़ी। रिएक्शन उनका दिखाई देता है जो सब नियमों का पालन कर रहे हैं पर उनकी गाड़ी को रास्ता नहीं मिल रहा है निकलने के लिए। वो यदि समय लेकर भी चल रहे हैं तब भी शायद समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। और कई तरह के डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, कई बार मोबाइल भी ऑन रहते हैं गाड़ी के अंदर। हम देखते हैं लड़ते मोबाइल पर लड़ रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं। एक हाथ में स्टीयरिंग है, एक हाथ में मोबाइल है, ये भी नजारे दिखते हैं। मैसेज करते हुए भी दिखते हैं और कई बार पानी पीते हुए भी दिखते हैं। गाड़ी चल रही है और बीच में पानी भी पिया जा रहा है और खाना भी खाया जा रहा है, सब भी हो रहा है आज की डेट में। तो ये जब सब चीजें आप कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग आप कर रहे हैं, तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि समय हाथ में यदि आदमी लेके चले तो काफी हद तक गुस्सा भी कम होता है। क्योंकि मैंने भी ये नोट किया है कि जब समय का अभाव होता है तो आपको गुस्सा ज्यादा आता है और उस समय एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ ब्लेम आदमी ज्यादा करता है। यानी बाहर के फैक्टर्स हम लोग कई बार ज्यादा देखते हैं जो हमें गलत दिखाई देते हैं, बजाय अंदर के फैक्टर्स उस समय हम देख पाए। डॉक्टर, एक रिपोर्ट हम यहाँ देख रहे थे, एक न्यूज़पेपर कटिंग है जिसमें लिखा है रोड रेज गुस्सा या बदसलूकी नहीं, मनोविकार है। ये भी काफी इस पर बहस चल रही है, बहुचर्चित विषय है ये आज, और केवल हिंदुस्तान में नहीं, ये विदेशों में भी चर्चित विषय है। पर जहां तक मनोविकार और मानसिक परेशानियों की बात आती है उसमें दो कैटेगरीज में हम इसको बांट सकते हैं, दो तीन मुख्य कैटेगरीज में। एक कैटेगरी आती है जिसके अंदर इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यानी आपके अंदर कुछ ऐसी प्रवृत्ति है जहां पर आप अपने गुस्से पर, अपनी इमोशंस पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। तो आप घर पर भी छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं और आप ये नहीं देख पाते कि सामने वाला इंसान है, उस पर क्या बीत सकती है मेरे गुस्से से। कई बार आप खुद पर भी गुस्सा निकाल लेते हैं, कई बार आप ज्यादा गोलियां खा लेते हैं, कई बार अपनी हाथ की नसें काट लेते हैं। आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सकते हैं और आप उस समय भूल जाते हैं कि आगे क्या उसके परिणाम हो सकते हैं। तो ये एक मुख्य, जिसको कहते हैं एक पर्सनालिटी इशू उभर के आता है कुछ लोगों के अंदर। दूसरा, कुछ ऐसी मैंने जैसी बात कही जिसके अंदर नशा बहुत अहम रोल अदा करता है, और ड्रग यूज रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो हैं, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स जो हैं, वो भी मनोचिकित्सा के अंतर्गत आते हैं। उन्हें भी हम मानसिक बीमारियां मानते हैं क्योंकि बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं। इसे कहीं ना कहीं इंसान कंट्रोल कर सकता है कुछ हद तक, उसका इलाज आज संभव है। जो लोग नशा करते हैं या उसके बहुत अधिक, उसके बिना गाड़ी नहीं चलाते, गाड़ी के अंदर कई बार लोग शराब पीते हैं और घर जाने से पहले दफ्तर से छूटते हैं, घर में नहीं पीना चाहते, रास्ते में पीते हुए चलते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, जान भी खतरे में डालते हैं सामने वाले की भी। और जब आप, ये देखा गया है स्टडीज के अंदर। और तीसरा, कई बार कुछ ऐसे मूड डिसऑर्डर्स होते हैं
जिसके अंदर लोग बहुत तेजी में चले जाते हैं। कुछ तो डिप्रेशन की बात करते हैं लोग, पर कुछ उसका ठीक विपरीत होता है जिसमें आप बहुत तेजी में जाते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर खासतौर पे जब आप तेजी के फेज में हैं, जिंदगी आपको ऐसा लगता है कि बहुत धीरी पेस पे चल रही है, आपको बहुत फास्ट चलना है। तो जब आप इतनी फास्ट हर चीज कर रहे हैं, आप सो भी नहीं रहे हैं ठीक से, आपकी नींद भी डिस्टर्ब्ड है, और तब आपके ऑब्वियसली जो आपके रिफ्लेक्सेस हैं वो उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि आप नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत तेजी है, एक समय में आपके दिमाग में जहन में इतने आइडियाज आ रहे हैं, जब ये सब हो रहा है तो वो सारा का सारा सड़क पे भी निकल सकता है। दूसरी ओर कुछ इस तरह की वर्कशॉप्स की जा सकती हैं जिसके अंदर लोगों को गुस्सा कैसे काबू करना है ये सिखाया जाए। योग है, प्राणायाम है, हमारे संस्कृति के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं जो आपके गुस्से को कम करने में सहायक हैं। फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बचपन से लेकर बड़े होने तक एक ऐसी मॉरल एजुकेशन जो जरूरी नहीं कि अलग पाठ्यक्रम द्वारा हो, जिसमें कहीं ना कहीं पढ़ाते समय शिक्षक ये इसके हाथ में कंट्रोल होता है, रिमोट कंट्रोल होता है बच्चे का, कि आप उस समय बच्चे को ये चीज समझा सकें कि सामने वाले की जिंदगी बहुत अहमियत रखती है। तो असर्शन और एग्रेशन के बीच क्या अंतर है वो यदि हम सिखा पाए, घर के अंदर बच्चों को हम समय दे पाए, माँ बाप यदि खुद गुस्सा करते हैं बहुत अधिक, सड़क के ऊपर खुद गाली गलौज करते हैं, खुद हाथ में मोबाइल लेकर दूसरे हाथ में स्टीयरिंग से गाड़ी चला रहे होते हैं, सामने वाले को इंसान नहीं समझते हैं, तो बच्चा पीछे बैठा क्या सीखेगा? ये सब चीजें जो है मुझे लगता है धीरे धीरे हमें इनकलकेट करने की जरूरत है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मेरे ख्याल से इतना संवेदनशील मुद्दा है जिसे बिल्कुल उठाना चाहिए, और इसे हर तरफ से, हर टेक्निकल तरफ से भी इसके अंदर लोगों का योगदान होना आवश्यक है। आज की सारी कहानियां और डॉक्टर मल्होत्रा की बातें सुनने के बाद एक बात तो साफ है कि अगर रोड रेज के नाम पर हो रहे कत्ल रोकने हैं तो आपको, मुझको, हम सबको अपने दिमाग पर, अपने गुस्से पर और अपने पागलपन पर काबू करना होगा। कोई और इस समस्या को नहीं सुलझा सकता, ना ही इसका कोई और हल है। जरूरी है कि हम खुद के गुस्से पर तो नियंत्रण रखें ही, अगर सड़क पर कोई और हमसे लड़ने पर आमादा हो तो भी शांत रहें और उसके गुस्से को बढ़ावा न दें। गाड़ी को हुए नुकसान को इतनी तवज्जो भी न दें कि किसी की जान का नुकसान हो जाए। याद रखिए, अगर रोड रेज की वजह से एक भी इंसान की जान जाती है तो उसके जिम्मेदार हम सब हैं, और हम सबको मिलकर इस अपराध को रोकना है, इससे पहले कि हम में से कोई और इस भयानक घिनौने अपराध का शिकार हो जाए। एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ETV उर्दू। इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। हर सुबह ETV उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से, रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करिश, हौसला।
पुर उम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी।